सुप्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग प्राकृतिक संपदा इस अध्याय में मिट्टी के बारे में यानी मृदा के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे मृदा में खनिज की प्रचुरता। तो हम देखते हैं कि किसी भी क्षेत्र में जीवन की विविधता को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक कौन है? मिट्टी या मृदा, या उसमें कितने तरह के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इसके ऊपर ये निर्भर करता है कि वहाँ की मिट्टी कितनी उपजाऊ है, वहाँ कितने तरह के पेड़ पौधे मिलेंगे, या उसके ऊपर आधारित कितने तरह का वहाँ जीव जंतु मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मृदा या मिट्टी है क्या। मृदा या मिट्टी जो है वो हम देख रहे हैं कि हमारी पृथ्वी की सतह पे जो सबसे बाहरी परत है, जिसे हम भूपृष्ठ कहते हैं, उसमें बहुत तरह का खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। और ये खनिज पदार्थ आते कहाँ से हैं? खनिज पदार्थ जो है वो बड़े बड़े पत्थरों के साथ संलग्न होते हैं, लेकिन वो जीवों तक उपलब्ध नहीं होते हैं। लेकिन हजारों और लाखों वर्षों तक पृथ्वी की सतह में तरह तरह के भौतिक, रासायनिक और जैव उपक्रमों के कारण ये पत्थर जो है वो टूटते हैं और टूट के ये छोटे छोटे टुकड़े और आखिर तक महीन कण में परिवर्तन हो जाते हैं। महीन कण में परिवर्तित जो पत्थर है, इसी को हम लोग कह रहे हैं मृदा। इस तरह से पत्थरों में मौजूद जो खनिज पदार्थ है वो हमें उपलब्ध हो जाते हैं मृदा के माध्यम से। तो कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बड़े बड़े पत्थरों से मृदा या मिट्टी बनती है? सबसे पहला जो इसमें कारक है वो है सूर्य, यानी कि सूरज। सूर्य दिन के समय पत्थर को गर्म कर देता है, जिससे ये प्रसारित हो जाते हैं। हम जानते हैं कोई भी ठोस पदार्थ जब वो गर्म होती है तो उसकी आकार जो है वो थोड़ा फैल जाती है, और रात के समय ये ठंडी हो जाती है तो ये थोड़ा संकुचित हो जाती है। इस तरह से प्रतिदिन ये प्रसारित और संकुचित होती है। लेकिन पत्थर का सब भाग जो है वो समान रूप से नहीं रहता है, कुछ असमान रूप से प्रसारित या संकुचित होते हैं। ऐसा बार बार होने से पत्थरों में दरार आ जाती है, और ये दरार आगे चल के बढ़ते बढ़ते ये बड़े बड़े टुकड़े में टूटते हैं। बड़े बड़े टुकड़े भी धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होते हैं। अगला कारक जो है वो है जल। जल मृदा निर्माण में दो प्रकार से सहायता करती है। पहला, सूर्य के ताप में बने पत्थरों के दरार में जल जा सकता है, और ये जल बाद में जम जाता है और ये दरार को और अधिक चौड़ा कर देता है। तो ऐसा क्यों होता है? जब हम जानते हैं कि जल जब ठोस में परिवर्तित होता है, यानी कि बर्फ़ में परिवर्तित होता है, तो उसका आयतन बढ़ जाता है। ऐसे में वो क्या करता है, जल के रूप में जितना वो आयतन लिया था, बर्फ़ के रूप में उसको और ज़्यादा आयतन चाहिए, तो वो पत्थरों के दरार को और थोड़ा सा चौड़ा कर देता है। इस तरह से दरार जो है धीरे धीरे और गहरा होते जाता है, और आखिर तक ये दरार के चलते पत्थर टूट जाते हैं। साथ में तेज गति के साथ बहता हुआ जल जो है वो अपने साथ बड़े और छोटे पत्थरों को बहा के ले जाता है, जिससे हम देखते हैं कि पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर जो है वो पानी के साथ बहते बहते नदी के साथ आते हैं। इसलिए हमें नदी किनारे तरह तरह के पत्थर के टुकड़े दिखते हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे, और वो रगड़ खाते खाते घर्षण होते होते उसके किनारे जो है वो गोल गोल हो जाते हैं। तो ये घर्षण करते करते नदी के साथ बहते बहते आखिर तक जब समतल भूमि में पहुंचता है तो ये महीन कणों में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम मृदा कह रहे हैं। तो इस तरह से जल जो है हम देख रहे हैं दो तरीके से मृदा बना रहे हैं, और इस तरह से वो जल क्या कर रहे हैं, मृदा के जो कण थे उसके जो मूल पत्थर था उससे वो काफ़ी दूर लेके आए बहा के। इसके बाद अगला कारक जो है जो मृदा बनने में सहायता करते हैं वो है वायु। वायु क्या कर रहे हैं कि वायु के साथ, तेज बहती हुई वायु के साथ कभी कभी पत्थर जो है वो टकराते हैं, तो इस तरह से पत्थर टूटते भी हैं। साथ में वो बालू को एक जगह से दूसरी जगह उड़ा के भी ले जा सकते हैं। इसके बाद अगला कारक जो है वो जीव भी मृदा बनने में सहायता करते हैं, जैसे लाइकेन। लाइकेन जो है वो पत्थर के सतह पे उगते हैं
और उस तरह से वो अपने रहने के क्रम में, जीवन के क्रम में कुछ रासायनिक पदार्थ वो छोड़ते हैं और उस रासायनिक पदार्थ से क्या होता है, पत्थर जो है वो धीरे धीरे उसमें क्षय होता है, पत्थर की सतह को वो चूर्ण समान कर देता है और मृदा की एक पतली परत निर्माण करता है उस पत्थर के ऊपर। और इसी सतह पर मॉस या छोटे छोटे दूसरे पौधे उगने में सक्षम होते हैं। और जैसे जैसे पौधे बढ़ते जाते, पौधों के जड़ जो है वो पत्थर को और तोड़ने लगते हैं और पत्थर इस तरह से हम देखते हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं और आगे चल के जो मृदा बनाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मृदा बनने का क्या तरीका था और मृदा कैसे बन रहे हैं। तो हम यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप में हम देख रहे हैं कि कुछ हम मृदा लेते हैं, जिसे जल से भरे बीकर में डाल देते हैं और मृदा की मात्रा के लगभग 5 गुना जल होना चाहिए। मृदा और जल को मिलाएं और फिर मृदा को नीचे जमा होने दें। तो हम इसमें देखेंगे कि मृदा का जो संरचना है, मृदा के जिस तरह में कण है, वो कण कितने तरह के हैं। हो सकता है इसमें एक से ज़्यादा कण है, तो इसमें जो नीचे जमेंगे वो उसमें कुछ परत होंगे। तो इस तरह से हम देख पाएंगे कि इस मृदा के अंदर क्या क्या है। हमको कभी कभी दिखेगा जल के ऊपर कुछ तैरते हुए चीज़ भी दिखेंगे जो जैविक पदार्थ होंगे। तो इस तरह से हम पाए कि मृदा जो है वो एक मिश्रण है जिसमें छोटे छोटे टुकड़े विभिन्न आकार के मिले हुए रहते हैं। साथ में जैविक पदार्थ जैसे कि सड़े गले जीवों के टुकड़े भी मिले हुए रहते हैं, जिसे हम ह्यूमस कहते हैं। इसके अतिरिक्त मिट्टी में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव भी होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, इस तरह के बहुत तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं। और मृदा के प्रकार का निर्णय उनमें पाए जाने वाले कणों का औसत आकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसी भी तरह का मिट्टी का जब हम उसे वर्गीकरण करते हैं तो उसमें उसका कण का आकार भी एक महत्वपूर्ण विषय रहता है। मृदा के गुण को उसमें स्थित ह्यूमस की मात्रा और पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के आधार पर भी किया जाता है। मृदा की संरचना का मुख्य कारक जो है वो ह्यूमस है, क्योंकि ह्यूमस के रहने के चलते मृदा के अंदर संग्रंथ बनता है या छोटे छोटे छेद जैसे आकार बनते हैं जो वायु या जल को अंदर जाने में सहायता करते हैं। और साथ ही खनिज पोषक तत्व जो उस मृदा में पाए जाते हैं वो भी उसके ऊपर निर्भरशील होते हैं। और साथ में खनिज पदार्थ जो है वो पत्थरों पे भी निर्भरशील होते हैं, क्योंकि जिस पत्थर से ये मृदा बनी है उस पत्थर में जो खनिज पदार्थ थे तो वो उस मृदा में भी या मिट्टी में भी होंगे। इस तरह से तय होता है कि उस मिट्टी में कौन से पौधे उगेंगे, क्योंकि जिस तरह का खनिज पदार्थ रहेगा वो उस तरह का पौधा को उगने में सहायता करेगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ह्यूमस का मात्रा कितनी है, उसकी गहराई क्या है, मृदा की ऊपरी परत में मृदा के कणों में कितना ह्यूमस और कितना सजीव पदार्थ है वो भी हमें देखना है। इस मृदा का ऊपरी सतह जिसमें ह्यूमस और सजीव है या सूक्ष्म जीव है या केचुआ या अर्थवर्म जैसे जीव है, तो उसे हम ऊपरी मृदा कहते हैं। ऊपरी मृदा की गुणवत्ता को जो उस क्षेत्र की जैविक विविधता को निर्धारित करती है। यानी कि किसी भी जगह में अगर जैविक विविधता है वो किसके ऊपर निर्भरशील है सबसे ज़्यादा, उसमें ऊपरी मृदा का गुणवत्ता अगर अच्छा है, अगर वो ज़्यादा उर्वरक है तो उसमें तरह तरह के पेड़ पौधे उगेंगे। तो पेड़ पौधों के ऊपर निर्भरशील तरह तरह के जीव जंतु भी रहेंगे वहाँ पे। इस तरह से मृदा जो है जैविक विविधता के लिए किस तरह से निर्भर करता है, जैविक विविधता मृदा के ऊपर, या कैसे मृदा जो है वही कारण है जैविक विविधता की। तो हम देखते हैं कि आधुनिक खेतों में हम क्या करते हैं, कीटनाशक, पीड़कनाशक या उर्वरक को बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से रासायनिक को इस्तेमाल करने से मृदा में पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव है वो नष्ट हो जाते हैं या मर जाते हैं। इसके चलते क्या होता है कि ह्यूमस बनाने का जो प्रक्रिया है या पोषक तत्व का जो पुनर्चक्रण है ये बाधित हो जाता है, ये केंचुओं को भी समाप्त कर देते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि
हम अगर संपोषणीय खेती नहीं की जाए तो उपजाऊ मृदा जल्द बंजर भूमि में परिवर्तित हो सकती है। उपयोगी घटकों का मृदा से हटना और दूसरे हानिकारक पदार्थों का मृदा में मिलना, जो कि मृदा की उर्वरता को प्रभावित करता है और उसमें स्थित जैविक विविधता को नष्ट कर देता है, इसी को हम भूमि प्रदूषण कहते हैं। भूमि प्रदूषण मतलब उसमें जो उपयोगी चीज़ थे वो नष्ट हो गए, साथ में उसमें अनचाहा बहुत सारा ऐसा तत्व आ गया जो उसकी उर्वरता को खराब कर रहा है और उसके अंदर पाए जाने वाले जैविक चीज़ों को भी नष्ट कर दे रहा है। मृदा जिसे हम आज एक स्थान पर देखते हैं वो लंबे समानांतरण के पश्चात निर्मित हुई है। यद्यपि कुछ मृदा को एक स्थान पर निर्मित करने वाले कुछ कारक इसको किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए भी उत्तरदायी हो सकते हैं। मृदा के महीन कण प्रभावित वायु या जल के साथ भी स्थानांतरित हो सकते हैं। मृदा के समस्त कणों के स्थानांतरित हो जाने पर कठोर पत्थर बाहर आ जाता है। इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण संपदा की हानि हो जाती है क्योंकि पत्थर पर उर्वरता नगण्य होती है। यानी कि मृदा का अगर क्षय होता है, वायु या जल के साथ ये स्थानांतरित होता है, तो साथ में क्या होगा, इसके अंदर जितना खनिज थे, उर्वरकता था, ह्यूमस था, सब चले गए और उसका मूल पत्थर था उसके अंदर या उसके नीचे का जो पत्थर है, कठोर पत्थर, वो निकल के आएगा और जिसके ऊपर कोई भी पेड़ पौधा आसानी से नहीं उग सकता, उसका उर्वरता जो है काफ़ी कम होती है। इस तरह से यहाँ पे जीवन का होना काफ़ी घट जाएगा और पूरे वहाँ पे जितने भी जीवित प्राणी हैं उसके जीवन पे ये असर डालेगा। तो इसी में हम एक क्रियाकलाप देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि एक ही तरह का 2 ट्रे लेते हैं जिसमें हम मृदा भरते हैं। एक ट्रे में सरसों या मूंग या धान या हरे चने का पौधा रोप दे और दोनों ट्रे में तब तक जल दे जब तक कि जिस ट्रे में पौधा रोपा गया है वो पौधे की वृद्धि से ढक नहीं जाए। ये सुनिश्चित करें कि दोनों ट्रे एक ही कोण पर झुके हो। दोनों ट्रे में समान मात्रा में जल इस तरह डालें कि जल बाहर की ओर निकल जाए। ट्रे से बाहर जाने वाली मृदा की मात्रा का अध्ययन करें। क्या बहने वाली मृदा की मात्रा दोनों ट्रे में समान है? अब कुछ ऊंचाई में दोनों ट्रे को समान मात्रा में जल डालें। जिसमें आपने पहले डाला उतना ही मात्रा में जल 3 या 4 बार में डालें। अब मृदा की मात्रा का अध्ययन करें। इस तरह से हम पाते हैं कि जो पेड़ पौधे लगे हुए ट्रे था उससे मृदा जो बह के कम निकल रहा है, लेकिन जिसमें कोई पेड़ पौधा नहीं था उससे जो है मृदा जो है वो ज़्यादा निकल के आ रहा है। जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं कि जो पेड़ पौधे वाले से मृदा कम निकल रहा है और जिसमें पेड़ पौधा नहीं है उसमें से मृदा का ज़्यादा क्षय हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि पौधे के जड़ें जो है वो मृदा के अपरदन या इरोजन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बड़े स्तरों पर जंगलों को काटना जो कि पूरे विश्व में हो रहा है, न केवल जैविक विविधता को नष्ट कर रहा है बल्कि मृदा के अपरदन के लिए भी उत्तरदायी है। तो हम देखें कि वनस्पति के लिए सहायक ऊपरी मृदा अपरदन की प्रक्रिया में तीव्रता से हट सकती है। ये पहाड़ी और पर्वतीय वाले भागों में त्वरित गति में होता है। मृदा के अपरदन को इस क्रिया को रोकना बहुत कठिन है। सतह पर पाई जाने वाली वनस्पति जल को परतों को अंदर जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कैसे हम अपरदन को रोकने के लिए हमें पेड़ पौधे की ज़रूरत है, वनस्पति का ज़रूरत है, क्योंकि इसके जड़ जो है वो मिट्टी को पकड़ के रखता है, उसके अपरदन को रोकता है।